एओपी हमारा बिजनेस कंप्लीट हो गया। बिजनेस के साथ जो कनेक्टिंग एरिया है वो एओपी का है। एओपी की टैक्सेशन कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, उसको हमने देखना है। और ये काफ़ी आसान एरिया है, मतलब इसमें हमें कोई रूल्स वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमने देखना है कि टैक्स किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, टैक्सेशन किस तरह से होगी, उसके बारे में हमने क्या करनी है, बात करनी है। सिंपल सी बात है, जब हम पढ़ रहे थे, जब हमने देखा था कि हमारे पास पर्सन कौन कौन सा होता है, उसमें इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी और गवर्नमेंट आई थी। कंपनी और गवर्नमेंट जो है, इनकी टैक्सेशन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। इनको करने के लिए आपको सीफैप में आना पड़ेगा, और उसमें कितना अर्सा दरकार है आपको पता है। आपके सिलेबस में टैक्सेशन है इंडिविजुअल एंड एओपी की, कि इंडिविजुअल और एओपी की टैक्सेशन किस तरह से होगी, किस तरह से हम उसका टैक्स कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से हम डिटरमिन करेंगे कि बंदा सैलरीड कब है, बंदा नॉन सैलरीड कब है, रेट्स कैसे लगाएंगे, ये चीज़ जो है ये हमने सीखनी है। रूल्स एंड रेगुलेशन सारी वही हैं जो हमने पढ़ी है। अब हमने देखना है कि एओपी किस तरह चलेगी, एओपी की टैक्सेशन किस तरह होगी। बिकॉज अगर हम एओपी की बात करें तो जब भी ए ओ पी का जिक्र आएगा तो एओपी का मतलब है फर्म। अब फर्म का मतलब है कि पार्टनर्स लगे हुए हैं, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी। अब ये पार्टनर्स हैं, मेंबर्स जो हैं, इनकी टैक्सेशन कैसे होगी, इस पूरी फर्म की टैक्सेशन किस तरह से की जाएगी, कौन टैक्स पे करेगा, इनको भी शेयर दिया जाएगा, इनको भी प्रॉफिट्स दिए जाएंगे, फर्म भी प्रॉफिट्स वगैरह कमाएगी। तो ये चीज़ हमने सारी क्या करनी है, ये सारी की सारी चीज़ हमने यहाँ पर सीखनी है, हमने यहाँ पे डिटरमिन करनी है कि ये तमाम फैक्टर किस तरह से चलेगा, किस तरह से हम इसको लेकर चल रहे होंगे। तो शुरू करते हैं और स्टार्ट हम लेके चलेंगे एओपी की डेफिनेशन से। आपको पता है एओपी की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी और हमें ये पता है एओपी इंक्लूड्स अ फर्म, जिसमें फर्म शामिल होती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वो इसका पार्ट बनती है, कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन इसका पार्ट बनती है, या कोई भी पर्सनस की एसोसिएशन जो किसी भी फॉरेन लॉ में बनी हो वो इसका पार्ट बनती है, एक्सेप्ट कंपनी। कंपनी जो है, कंपनी कभी भी एओपी नहीं होती, उसको हम क्या कर रहे होते हैं, अलग तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं। अब एओपी की जब हम टैक्सेशन करेंगे तो उसके टैक्सेशन के लिए कुछ असूल जो हैं वो हमें हमेशा क्या रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। क्या कि जो एओपी है, जो फर्म है और जो उसके मेंबर्स हैं, जो उसके पार्टनर्स हैं, दीज बोथ आर सेपरेट एंटिटीज। ये दोनों लोग कौन है, अलग हैं। अलग का मतलब क्या है कि फर्म की अपनी शनाख्त है, मेंबर्स की अपनी शनाख्त है। तो जो फर्म चूंकि अलग है तो एओपी इज लाइबल बाय इटसेल्फ, अपना टैक्स एओपी पे करेगी, और जो मेंबर्स हैं वो क्या करेंगे, वो अपना टैक्स खुद पे कर रहे होंगे। ये कभी भी नहीं हो सकता कि मेंबर्स कहें जी हमारा टैक्स जो है वो हमारी कंपनी पे कर दे, हमारी फर्म पे कर दे, और फर्म कहें जी मेरा टैक्स मेंबर्स पे कर दे। ऐसा नहीं हो सकता। आप ये नहीं कह सकते कि जब टैक्स मैंने पे किया, फर्म भी मेरी है, तो ये टैक्स एक हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। फर्म अलग है और जो एओपी है वो क्या है, अलग है, दोनों अलग हैं। एक चीज आपने याद रखनी है कि अगर कोई भी एओपी रेजिडेंट है तो उसकी लोकल इनकम मतलब पाकिस्तानी इनकम और उसकी फॉरेन इनकम दोनों क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे। और एओपी रेजिडेंट कब होगी, जब उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है वो होली या पार्टली किसी भी एक टैक्स ईयर में क्या होगा, मौजूद होगा। अगर वो मौजूद हुआ तो उसकी जो भी जितनी भी फॉरेन इनकम है वो सारी क्या हो जाएगी, टैक्स एबल हो जाएगी। उसके ऊपर हम क्या कर रहे होंगे, टैक्स चार्ज कर रहे होंगे।
एक चीज आपने और याद रखनी है कि एओपी अपने लॉसेस की खुद जिम्मेदार है। एओपी अपने लॉसेस की खुद जिम्मेदार है। एओपी का जो लॉस होगा वो उसे एडजस्ट भी कर सकती है, वो उसे कैरी फॉरवर्ड भी कर सकती है, लेकिन एओपी का लॉस मेंबर्स की इनकम के साथ कभी भी एडजस्ट नहीं हो सकता, ना मेंबर्स का लॉस एओपी की तरफ जा सकता है। अगर एओपी के जी मैंने एज अ फर्म लॉस कमाया है और मेरे मेंबर्स के प्रॉफिट हैं, मैं अपना लॉस मेंबर को दे देती हूँ, डिसअलाउ। मेंबर के जी मेरा लॉस है लेकिन एओपी का प्रॉफिट है, मैं दे देता हूँ, ये भी जो है डिसअलाउ होगा। आप अपने लॉसेस जो है वो नहीं दे सकते। हाँ, जो एओपी ने गेन कमाया होगा, जो एओपी ने प्रॉफिट कमाया होगा, वही प्रॉफिट कहाँ जाएगा? मेंबर के पास जाएगा। और मेंबर के टैक्सेशन जो है वो हम क्या कर रहे होंगे, अब सीख रहे होंगे कैसे होती है कैसे नहीं होती, वो भी थोड़ी देर बाद हम सीखते हैं। अब एओपी की टैक्सेशन के लिए हमें अपने इनकम फ्रॉम बिजनेस को देखना पड़ेगा, उसको माइंड में लेके आते हैं। एओपी बिजनेस ही कर रही होती, आपने फर्म बनाई, वो फर्म क्या करेगी? कारोबार कर रही होगी। अब हम फर्म की इनकम उन्हीं रूल्स के मुताबिक कैलकुलेट करेंगे जिन रूल्स के मुताबिक हम अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट कर रहे होते हैं। कोई भी एओपी है, हम क्या करेंगे? हम लिख लेंगे जी, एक एओपी है ए बी सी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये हमने लिख ली। जिस तरह इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट होती है, इस एओपी की भी इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट होगी। हम लेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कितना उसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है हम वो ले लेंगे। उसमें हम ऐड करेंगे इन एडमिजिबल एक्सपेंडिचर्स, वो जो हम सेक्शन 21 पढ़ के आए हैं वो। और उस सेक्शन 21 में हमने पढ़ा था कि सैलरीज जो पार्टनर को पे की जाती हैं, जो कमीशन पे की जाती है पार्टनर को, जो इंटरेस्ट पे किया था पार्टनर को, ये सारे का सारा क्या होता है? ये सारे का सारा डिसअलाउ होता है। और हम क्या करेंगे? ये सारे का सारा अपने इनकम प्रॉफिट में ऐड बैक कर देंगे। ऐड बैक किया, इसमें से लेस करवाएंगे हम अपना जो भी हमें अलाउड एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो। तो मेरे पास क्या आ जाएगी? मेरे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाएगी कि ये मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस है जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करना सीखी है, ये मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस है। अब एओपी क्या करेगी? एओपी अपने प्रॉफिट का खुद जिम्मेदार है। ये प्रॉफिट किसका है? एओपी का। एओपी इस प्रॉफिट पे खुद टैक्स देगी। क्या करेगी? कहेगी जी मेरी इनकम जो है वो इतनी है, इसके ऊपर टैक्स रेट जो है वो इतना लगेगा, टैक्स लायबिलिटी ये आ जाएगी, और ये मेरे पास इनकम आ जाएगी, इनकम आफ्टर टैक्स, जिसे हम क्या कहेंगे? जिसे हम डिविजिबल इनकम कह रहे होते हैं। डिविजिबल इनकम का मतलब है ये वो इनकम है जो मेंबर्स को दी जाएगी, मेंबर्स के अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। मींस कि अगर 1000 रुपया इनकम कमाई, 100 रुपया टैक्स बना, रिमेनिंग कितना आया? रिमेनिंग 900। ये 900 जो होगा पार्टनर ए को और पार्टनर बी को ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये हमारी क्या कहलाती है? डिविजिबल इनकम कहलाती है। यूपी की टैक्सेशन में ये बात करते हुए हमें समझ तो आ गई है कि यूपी जो है वो अपना टैक्स खुद पे कर रही होगी, उससे अपना टैक्स यूपी ने खुद ही पे करना है। जितना भी टैक्स बनेगा उसका कौन पे करेगा? यूपी पे करेगी। अब ये तो हमें लग गया पता, टैक्स भी किसका है? यूपी का। और कौन पे करेगा? यूपी पे करेगी।
देख लिया जी इनकम टैक्स रेट और डिविजिबल इनकम क्या होती है। सवाल है मेंबर्स। ये जब मेंबर को हम शेयर दे देंगे, जब हम मेंबर को वो स्पेसिफिक रकम जो है वो दे देंगे, तो मेंबर उस रकम को किस तरह से लेके चलेगा, मेंबर कैसे उसको इनटेक करेगा, मेंबर कैसे उसको अपनी इनकम में ऐड कर रहा होगा। बिकॉज ये एओपी है। एओपी ने क्या किया, एओपी ने शेयर दे दिया किसको, मेंबर ए को। अब मेंबर ए को उसका प्रॉफिट मिला है, उसको प्रॉफिट मिला है जो उसने कमाया है। अब सवाल है कि ये मेंबर ए की इनकम में ऐड होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, उसके बारे में अब हमने क्या करना है, यहाँ पे चीजों को डिस्कस करना है। रिमेंबर, एक चीज याद रखिएगा कि एओपी जो है वो अपने शेयर के ऊपर खुद टैक्स पे करती है। एओपी जो है वो क्या करती है, वो अपने शेयर के ऊपर टैक्स पे करती है खुद ही। इसका मतलब एओपी ने इनकम कमाई, एओपी ने उस शेयर के ऊपर टैक्स पे कर दिया, उस इनकम के ऊपर टैक्स पे कर दिया, और उसी इनकम में से क्या होना है, मेंबर्स को शेयर मिलना है। इसका मतलब अगर मेंबर्स को शेयर दिया गया, अगर मेंबर्स को शेयर प्रोवाइड किया गया, तो उस शेयर के ऊपर ऑलरेडी टैक्स किसने पे किया होगा, एओपी ने पे किया होगा। तो इसका मतलब डबल टैक्सेशन हम नहीं कर सकते, डबल टैक्सेशन हमारी नहीं हो सकती कभी भी। एक इनकम के ऊपर एक दफा ही टैक्स होगा। अब एओपी की इनकम थी, एओपी ने उसके ऊपर एक दफा टैक्स पे कर दिया है। मेंबर्स को जब दी जाएगी तो मेंबर से क्या इस इनकम के ऊपर टैक्स लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, उसे अब हमने क्या करना है, उसे अब हमने यहाँ पे लिखना है। तो रिमेंबर, ये जो शेयर फ्रॉम एओपी होगा, इसको सिर्फ और सिर्फ हम इनकम में ऐड करेंगे, किसके लिए, इसको हम इनकम में ऐड करेंगे सिर्फ और सिर्फ रेट पर्पस के लिए, रेट के डिटर्मिन करने के लिए, जस्ट रेट पर्पस के लिए क्या होगा, ये उसकी इनकम में ऐड किया जाएगा, दैट्स इट। जो अभी रेट पर्पस होगा उसके लिए क्या किया जाएगा, हम इसको उसकी इनकम में ऐड करेंगे, उसके इनकम का पार्ट जो है वो हमने क्या किया होगा, बनाया होगा, जस्ट रेट पर्पस के लिए। अब ये रेट पर्पस के लिए जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी, इसके मुताबिक हम क्या कर रहे होंगे, रेट डिटरमिन कर रहे होंगे। अगर मैं इस इक्वेशन पे अभी आऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगी, मैं आपको इस इक्वेशन में पहले थोड़ा सा समझाता हूँ, फिर मैं आके आपको ये इक्वेशन जो है वो सॉल्व करवाता हूँ। अब इसको समझते हैं कि एओपी है और ये उसके मेंबर है। एओपी एक सेपरेट एंटिटी है, मेंबर जो है वो एक सेपरेट एंटिटी है। एओपी क्या करेगी, एओपी अपना टैक्स खुद पे करेगी। मतलब जब हम एओपी की अपनी बिजनेस इनकम निकालेंगे, हम उसका लेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कितना आया है हम वो ले लेंगे, उसमें से जितने भी इनएडमिसिबल एक्सपेंडिचर्स होंगे वो हम सारे क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। जितने भी एडमिसिबल एक्सपेंडिचर्स होंगे वो हम लेस करवाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। कितना प्रॉफिट बन रहा है वो, ये आ गया एओपी का प्रॉफिट। एओपी इस अपने प्रॉफिट के ऊपर क्या करेगी, रेट अप्लाई करेगी, और उस रेट के ऊपर जो भी टैक्स आएगा वो टैक्स पे कर देगी। टैक्स पे करने के बाद इसका आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कि ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ये इसने क्या देना है, ये इसने मेंबर्स को देना है। अब मेंबर्स की बात करेंगे ना, तो कोई मेंबर ए है, वो इस एओपी का मेंबर था, उसे शेयर मिलना है। वो क्या करेगा, वो अपनी टोटल इनकम कैलकुलेट करेगा। फॉर एग्जांपल वो कहीं पे काम कर रहा था, कहीं पे किसी जगह मुलाजमत अख्तियार की हुई थी, उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी हो सकती है। उसने प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई थी, उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हो सकती है। वो कारोबार कर रहा था, उसका इनकम फ्रॉम बिजनेस हो सकता है। तो वो क्या करेगा, वो अपनी टोटल इनकम कैलकुलेट करेगा। ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी इस बंदे की टोटल इनकम
एक्सक्लूडिंग शेयर एओपी। एओपी के शेयर के अलावा, मतलब ये वो इनकम है जहां पे एओपी का शेयर ऐड नहीं है, वो लिखेंगे। इस इनकम के बाद हम ऐड करेंगे जो भी इसको शेयर मिला वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसकी आ जाएगी टोटल इनकम फ्रॉम एओपी, सॉरी टोटल इनकम इंक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी। टोटल इनकम इसकी कितनी बन रही है हमने यहाँ पे लिख ली। अब यहाँ पे इस चीज को आपने ध्यान से समझना है कि ये इनकम वो है जिसमें एओपी का शेयर शामिल नहीं है। एओपी के शेयर के अलावा इसकी इतनी इनकम बनती है। जितना एओपी का शेयर मिला वो हमने इस इनकम में ऐड कर दी। तो इस इनकम में ऐड करने के बाद ये जो आया है ये आपकी वो इनकम है जिसमें एओपी का शेयर शामिल है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके टैक्सेशन करेंगे। अब टैक्सेशन कैसे होगी, टैक्सेशन कैसे होगी, हम ये वाली अमाउंट पकड़ेंगे, ये वाली अमाउंट, और हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ये वाली अमाउंट पकड़ेंगे। इस अमाउंट के ऊपर हम रेट लगाएंगे। रेट लगाने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, टैक्स आ जाएगा कितना बनता है। रेट लगाया, रेट लगाने के बाद टैक्स आ गया कितना बनता है। रिमेंबर जो ये टैक्स आएगा इसे हम कहेंगे ए, इसको डिवाइड करेंगे हम बी से। बी क्या होगा, टोटल इनकम, ये मल्टीप्लाई करेंगे सी से। सी क्या होगा, टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास जो टैक्स आएगा ये मेरा क्या कहलाएगा, एवरेज टैक्स कहला रहा होगा। तो ये शेयर फ्रॉम एओपी हमने क्यों ऐड किया, ये शेयर फ्रॉम एओपी हमने सिर्फ एक मकसद के लिए ऐड किया कि हम ये एवरेज रेट के ऊपर क्या कर रहे होंगे, इसको टैक्स आउट कर रहे होंगे। अभी ये ए डिवाइड बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी किया है, माइट भी आपको समझ ना आया हो। एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको। ये हमारे पास प्रैक्टिस एग्जाम्पल है। कोई भी एक इनकम है एओपी की, वो कितनी है 1.8 मिलियन। एक एओपी है, उसकी इनकम है 1.8 मिलियन। मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों पार्टनर्स हैं, दोनों का इक्वल शेयर है, दोनों का इक्वल शेयर है। मिस्टर ए और मिस्टर बी ने फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। इक्वल शेयर का मतलब है कि इस 1.8 मिलियन का 50% ए को जाना है और 50% किसको जाना है, बी को जाना है। अब ए ने कहा कि मेरी अदर सोर्स की इनकम इतनी है, मेरा कैपिटल गेन इतना है, सेक्शन नंबर 37 वाला। बैंक ने ज़कात इतनी काटी है, टैक्स मेरी जो एट सोर्स पे हुआ है वो 1,25,000 है। हमने मिस्टर ए की इनकम निकालनी है, कितनी आएगी विद रिटर्न। इस मिस्टर ए की इनकम कितनी आएगी वो हमने क्या करनी है, वो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अभी कर लेते हैं। मिस्टर ए आ जाएगा। अब इसकी ए की इनकम थी 1650 और 1210। अदर सोर्सेज की इनकम थी 1650,000 और कैपिटल गेन था 1210 का। जमा किया, हमारे पास इसकी आ जाएगी टोटल इनकम। और रिमेंबर ये वो इनकम है जो शेयर फ्रॉम एओपी के अलावा है। ये बनेगी 2860 की टोटल इनकम आ गई। इस टोटल इनकम में से हम लेस करवाएंगे डिडक्टेबल अलाउंसेस, ज़कात। रिमेंबर टोटल इनकम, उसमें से हम क्या करवाएंगे, ज़कात लेस करवाएंगे। एंड आई गेस ज़कात वाज 10,000
वो हमने लेस करवाई। अब इसके बाद आ गई टैक्सेबल इनकम, वो कितनी आई होगी 2850,000, ये है इसकी टैक्सेबल इनकम। इस टैक्सेबल इनकम के बाद हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे शेयर फ्रॉम एओपी। अब इसको एओपी का कितना शेयर था टोटल 18 लाख का, ये 50% का मालिक है, तो हम क्या करेंगे 9 लाख रुपया जो है वो हम इसकी इनकम में ऐड कर देंगे। जब 9 लाख हमने इसकी इनकम में ऐड कर दिया तो इसकी इनकम आएगी टैक्सेबल इनकम इंक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी। 28 और 9 बन जाएगा ये 3750,000। ये आपने इनकम निकाल ली। अब आपने इसके ऊपर टैक्सेशन करनी है। अब जब इनकम निकालोगे तो इसको देख लो ध्यान से, ये जो है ना एओपी के अलावा ये आपका सी बनता है, एओपी डाल के जो इनकम आती है ये आपका बी बनता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमने शेयर निकाल लिया, इनकम निकाल ली, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अब हम टैक्सेशन करेंगे, हम इसके ऊपर रेट लगाएंगे। इनकम कितनी है जी 3750,000। हम जाएंगे स्लैब के ऊपर और हम क्या कर रहे होंगे, हम इसका स्लैब अप्लाई करेंगे। अब चूंकि ये नॉन सैलरीड है तो इसके ऊपर नॉन सैलरीड का स्लैब लगेगा। अब ये 37 लाख इनकम थी तो ये 4-6 स्लैब में फॉल करेगी, 4,50,000 और एक्सीडिंग अमाउंट का 27% लेंगे 3 मिलियन से। नॉन सैलरीड सैलरीड कैसे डिटर्मिन होता है ये हमने देखा हुआ है। 3 मिलियन इसके ऊपर था 4,05,000, एक्सीडिंग अमाउंट है 7,50,000, इसका हमने लेना है 27.5%। यही स्लैब है, वेरीफाई कर लेते हैं ये यही स्लैब है। 4,05,000 एक्सीडिंग अमाउंट का 27.5%। अब एक्सीडिंग अमाउंट का 27.5% कितना आएगा, डेट वुड बी 206,250। ऐड किया तो क्या जवाब आएगा 6,11,250। ये इसकी क्या कहलाएगी, टैक्स लाइबिलिटी शेयर फ्रॉम एओपी के साथ। इसको आप क्या करेंगे, ए हाईलाइट कर देंगे। तो फॉर्मूला था हमारा ए डिवाइड बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। हमने क्या करना है, हमने शेयर फ्रॉम एओपी के अलावा जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स निकालना है। मींस इनकम टैक्स ऑन ये जो हमारी 28,50,000 की इनकम है, हमने इसके ऊपर टैक्स निकालना, बिकॉज एओपी के शेयर पे हम टैक्स नहीं पे करेंगे, हमने तो एओपी के अलावा जो इनकम है उस पर टैक्स पे करना। तो हम शेयर फ्रॉम एओपी इस्तेमाल कर रहे हैं रेट पर्पस के लिए। अब फॉर्मूला होगा ए डिवाइड बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। अब ए हमें पता है क्या है, ए है जी 6,11,250। बी हमें पता है क्या है 3,750,000 और सी भी पता है क्या है, सी है 2,850,000। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक अमाउंट आ जाएगी और वो कितनी बनेगी 464,550। ये टैक्स बनेगा आपका जी ऑन दैट इनकम 464,550। इसमें से जो टैक्स आपने ऑलरेडी पे किया है वो लेस करवा देंगे, दैट वाज अराउंड 1.25 लाख। मेंबर कितना टैक्स पेएबल करेगा, इसका टैक्स पेएबल आ जाएगा 3,39,550। ये टैक्स जो है वो ये पे करेगा। तो जब शेयर फ्रॉम एओपी ऐड होता है तो सिर्फ वो किसके लिए ऐड होता है, वो सिर्फ इस रेट पर्पस के लिए ऐड होता है। अगर आप 6,11,250 को 3,750,000 पर डिवाइड करें, बताएं इसका रेट क्या आता होगा, ये रेट क्या आता होगा
अराउंड 16.3% रेट बनता था, तो हमने इस इनकम को इसके मुताबिक टैक्स किया। देखें, अगर ये ना होता, अगर ये शेयर फ्रॉम एओपी ना होता, तो मेरी इनकम कितनी थी? मेरी इनकम थी 2850,000, ये मेरी इनकम बनती थी अगर शेयर फ्रॉम एओपी ना होता। अगर मैं इस इनकम के ऊपर टैक्स लगाता तो ये फॉल करना था मेरा चौथे स्लैब में, जो था 2,70,000 एक्सीडिंग अमाउंट का 22.5%। एक्सीडिंग अमाउंट थी 4 लाख, इसका 22.5% कितना बनता है? टोटल बनना था आपका ये बैड, ये 4,50,000, 4,50,000 का 22.5%। अगर शेयर फ्रॉम एओपी ना होता, अगर ये शेयर फ्रॉम एओपी ना होता, तो टैक्स हमारा बनना था 3,71,250 रुपये। लेकिन हमने क्या किया? हमने कहा कि हमने इस स्लैब के मुताबिक टैक्स नहीं लेना। हम क्या करेंगे? हम शेयर फ्रॉम एओपी आपका ऐड करवाएंगे, ऐड करवाने के बाद हम शेयर फ्रॉम एओपी के ऊपर टैक्स निकालेंगे, फिर हम शेयर फ्रॉम एओपी को इस्तेमाल करेंगे एवरेज रेट के लिए। वो जो एवरेज रेट आएगा उसके मुताबिक हम क्या करेंगे? आपकी इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज कर रहे होंगे। तो इस तरह से क्या होता है? मेंबर्स की टैक्सेशन हो रही होती है। चलें, आपको ये भी एग्जांपल समझ नहीं आई होगी, हम एक और एग्जांपल करते हैं, इसको हम समझते हैं, माइट भी चीज हमारी मजीद क्लैरिफाई हो जाए। कहते हैं जी, मिस्टर चांद हैज डिस्क्लोज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। चांद भाई साहब ने ये कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो हमें क्या कर दी है, वो हमें उसने डिस्क्लोज करके दे दी है। उसने प्राइवेट कंपनी के शेयर्स डिस्पोज किए हैं, उसके ऊपर गेन कितना आया है? 1.4 मिलियन। अदर सोर्स है उसका 6 लाख, उसको किसी एओपी से शेयर मिला है 6,60,000 का, ज़कात कटी है उसके 45,000 रुपए की, टैक्स उसका कटा हुआ है 38,000 का। ये उसने हमें क्या कर दिया? चांद भाई साहब की इनकम की डिटेल्स जो है वो बता दी है। हमने चांद का देखना है टैक्स पेबल कितना आएगा, अभी देख लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा? मिस्टर चांद, ओके, कैपिटल गेन था, वो था जी 1। अदर सोर्स की इसकी इनकम थी 6 लाख, जमा किया तो इसकी इनकम आ गई एक्सक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी, ये इसकी आ गई टोटल इनकम। इसमें से हम लेस कर देंगे डिडक्टेबल अलाउंस, ज़कात इसने पे की है, वो कितनी थी? 45,000 की, वो लेस किया तो मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास आ गई उसकी टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी। एओपी के अलावा कितनी इनकम बनती है वो हमारे पास आ गई, और वो बनी जी हमारी 1,99,5,000। ये भी हमने पकड़ ली। अब ये आ गई, इसके बाद हम ऐड करेंगे शेयर फ्रॉम एओपी। 6,60,000 का इसको मिला था शेयर फ्रॉम एओपी, ऐड किया। अब इसकी आ जाएगी टोटल इनकम इंक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी, और वो बनेगी इसकी 26,55,000 रुपए। ये आ गई इसकी टोटल इनकम इंक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी। अब हमने क्या करना है? अब हमने इस इनकम के ऊपर इसका टैक्स लगाना है। इनकम पकड़ी, हम चले गए टैक्सेशन के ऊपर। इनकम है जी 26,55,000। इस पे स्लैब लगना है 24 लाख वाला, 24 लाख। एक्सीडिंग अमाउंट है इसके पास 2,55,000, इसका आएगा 22.5%। और फिक्स अमाउंट कितनी थी? अभी
स्लैब लगाया था मैंने, वाला 2,70,000, 2,70,000 और 2,55,000 का 22.5%, डेट वुड बी 5,7,375। इसको जमा कर लेंगे तो इसकी आ जाएगी टैक्स लाइबिलिटी इंक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी। ये बनेगी 327,375, ये इसकी टैक्स लाइबिलिटी आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम टैक्सेशन करेंगे, बिकॉज शेयर फ्रॉम एओपी के ऊपर हम टैक्स नहीं पे करते, खुद एओपी अपना टैक्स पे करती है। ये तो सिर्फ हम मेंबर की इनकम में ऐड करते हैं रेट पर्पस के लिए। तो रेट पर्पस के लिए है, तो मेंबर की असली इनकम क्या थी, वो थी जी 1,995,000। हम देखेंगे टैक्स ऑन ₹1,995,000। फॉर्मूला होगा A डिवाइड बाय B मल्टीप्लाई C। आपको पता है कि ये टैक्स A है, ये वाली इनकम B है और ये वाली इनकम C है। तो A आ जाएगा 327,375 डिवाइड करेंगे 2,655,000 मल्टीप्लाई कर देंगे 1,995,000 से, तो आपके पास टैक्स आ जाएगा, कितना बनेगा 245,994। इसमें से हम लेस करेंगे टैक्स एट सोर्स, जो इसका टैक्स कट गया हुआ है, आई थिंक वो 38,000 था, यस 38,000 कट है। तो इसका टैक्स पेबल कितना आ जाएगा, 207,994। ये टैक्स है वो क्या करेगा, वो पे कर रहा होगा। सो दो एग्जांपल्स पे अगर आपको समझ आ गया है, तो ये था फॉर्मूला जिसके तहत हम क्या कर रहे हैं, हम मेंबर्स की इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। A डिवाइड बाय B मल्टीप्लाई बाय C होगी एक्चुअल इनकम एओपी के शेयर के बगैर, B होगी टोटल इनकम और A होगा टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी। तो ये फॉर्मूला था जो मैंने आपको समझाया विद एग्जांपल से। अब मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला जो है आपको काफी ज्यादा क्लैरिफाई हो गया होगा। अच्छा, जब भी एओपी का सवाल सॉल्व करोगे ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको हमेशा अपने माइंड में रखने हैं। एओपी का क्वेश्चन होगा, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो आता है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी तो कोई इन्वॉल्व है ही नहीं, कोई किसी किस्म की कॉम्प्लेक्सिटी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। बस ये एडिशनल स्टेप होता है रेट का, वो हमने यहाँ पे देख लिया, कैसे है कैसे नहीं चलेगा उसको हमने देख लिया। अब जब भी यूपी का सवाल कर रहे होंगे, ये कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपके माइंड में होने चाहिए। कौन कौन से, कि जब इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट कर रहे होंगे एओपी की, जो प्रॉफिट ऑन डेट पे करेंगे, जो ब्रोकरेज पे करेंगे, कमीशन पे करेंगे, सैलरी पे करेंगे, ये सारे के सारे इनएडमिसिबल एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ये डिसअलाउ होंगे। ये पहले क्या करेंगे, आप टैक्सेबल इनकम में ऐड लगा देंगे। उसके बाद एफबीआर ने ये चीज हमें क्लैरिफाई कर दी है कि जो मेंबर्स को हम शेयर देंगे उनकी इनकम में, वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला होगा। जो भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगी उसका शेयर दिया जाएगा। देखो ये आप निकालते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये है आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जो मेंबर की इनकम में ये हम शेयर ऐड कर रहे हैं, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला होगा रेट पर्पस के लिए। मेंबर की इनकम में जो रेट पर्पस के लिए हम प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला होगा। लेकिन जो मेंबर को हम हकीकतन पैसे देंगे जो उनके अकाउंट्स में जाएंगे, वो ये डिविजिबल इनकम जाएगी, वो इस 900 में से जाएंगे।
जो मेंबर को हम एक्चुअल में अमाउंट पे करेंगे ना, वो हम ये 900 वाली करेंगे। लेकिन जो मेंबर्स की इनकम में हम अमाउंट ऐड कर रहे हैं रेट पर्पस के लिए, वो बिफोर टैक्स वाली होगी। ये चीज आपने याद रखनी है। उसके अलावा एओपी का लॉस कभी भी मेंबर्स को चार्ज नहीं होता, द मेंबर्स का लॉस एओपी को चार्ज होता है। उसके अलावा अगर कोई भी एओपी है जिसकी इनकम एफटीआर में फॉल कर रही है, तो एफटीआर की इनकम जो भी होगी वो मेंबर्स को चार्ज नहीं होगी रेट पर्पस के लिए। मतलब एक एओपी है, उसने बिजनेस भी किया, कैपिटल गेन भी कमाया हुआ है, उसने डिविडेंड भी कमाया है, तो उसकी नॉर्मल इनकम जितनी भी होगी वो हम कैलकुलेट करेंगे, वो मेंबर्स की इनकम में ऐड कर देंगे। लेकिन जो एफटीआर की इनकम होगी वो हम कभी भी कैलकुलेट नहीं करेंगे, और वो कभी भी मेंबर्स की इनकम में ऐड नहीं होती होगी। तो ये पॉइंट्स जो हैं आपके पास नोट्स हैं, इनको जरा आपने याद रखना है। तो ये दो एग्जांपल्स बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल थी इस चीज को समझ। दो एग्जांपल्स हमारी हो गई, हमने फॉर्मूले को समझ लिया कि फॉर्मूला किस तरह से इंप्लीमेंट होगा, वो हमने हर चीज जो है वो हमने डिस्कस आउट कर ली कि ये भी है, इसमें ये भी है, ये भी आएगा, वो हमने देख लिया। अगर एग्जांपल्स के साथ ये मैच नहीं किया, अगर आपको समझ नहीं आया, तो हम उसकी फर्दर एग्जांपल करते हैं थोड़ी सी कम्प्लेक्स, जिसमें हम अब जो हैं डिडक्टेबल अलाउंसेस और रिबेट्स को बीच में इन्वॉल्व करते हैं, ताकि थोड़ा सा मजीद कम्प्लेक्स सिनेरियो जो है वो हमारा क्रिएट हो रहा हो, सो हमारी लर्निंग जो है वो बेहतर तरह से डेवलप हो जाए। तो अब हम देखते हैं, एक क्वेश्चन है हमारे पास। कहते जी, मिस्टर दिलदार हैज क्लोज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मिस्टर दिलदार ने ये कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज की है। हमने दिलदार की टैक्स पेबल निकालना है, रिटर्न के साथ कितना वो पे करेगा, ये चीज जो है ये हमने क्या करनी है, ये हमने फाइंड आउट करनी है। कहते मिस्टर दिलदार हैज डिस्क्लोज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो उसने डिस्क्लोज आउट की है। उसकी टैक्सेबल सैलरी है 2.8 मिलियन की, और उसकी अदर सोर्स की इनकम है 36 लाख की। टैक्सेबल गेन उसका आया है 3 लाख का। उसकी पाकिस्तानी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम जो है दैट इज 3,60,000। अब चूंकि इसमें फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम आ गई है, दैट गोइंग टू बी द गुड क्वेश्चन। मतलब अभी तक जितने भी एओपी के सवाल हैं आपको जितने भी मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, उनमें फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम वगैरह की इनकॉर्पोरेशन नहीं है, बट हम अनसीन सिनेरियोस के लिए भी क्या करेंगे, अपने आप को तैयार करके जा रहे हैं। सो हम इसमें फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम को भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। हमें पता है जब हमारे पास फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम होती है तो इसके ऊपर हमें फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी मिल रहा होता है, तो वो भी चीज़ के बीच में क्या हो जाएगी, वो भी हम बीच में टेकअप कर लेंगे, वो भी हम बीच में इनकॉर्पोरेट करके चल रहे होंगे। उसके अलावा उसने फॉरेन कंट्री में टैक्स पे भी की है। जब उसने फॉरेन कंट्री में टैक्स पे कर दिया तो मुझे फॉरेन यहाँ पे लग गया कि दिस पर्सन इज एलिजिबल फॉर फॉरेन टैक्स क्रेडिट। उसके बाद उसको एओपी का शेयर कितना मिला है, 3,20,000 का मिला है। ज़कात उसकी डिडक्ट हुई है 17,000 रुपये की। उसने डोनेशन पे की है 50,000 रुपये की। अब डोनेशन है तो डोनेशन के ऊपर भी हमें क्या मिलेगा, रिबेट मिल रहा होगा, वो भी हमने देखना है। और उसका सैलरी पर टैक्स डिडक्ट कितना हुआ है, 16,000 का टैक्स जो है वो उसका सैलरी के ऊपर डिडक्ट हुआ है। तो ये उसने हमें क्वेश्चन गिवन किया है कि ये हमारा सारा सवाल है, अब इसको हमने सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास इस क्वेश्चन में टैक्स क्रेडिट्स आ रहे हैं। मैक्सिमम जो पॉसिबल डिफिकल्टी है, मैक्सिमम पॉसिबल डिफिकल्टी वो यही है कि वो आपसे टैक्स क्रेडिट्स पूछ लेगा। मैक्सिमम वो क्या पूछ लेगा आपसे, टैक्स क्रेडिट्स पूछ सकता है। दैट विल बी द पीक ऑफ डिफिकल्टी, इससे डिफिकल्ट सवाल आई कैप नहीं पूछेगा। अब इसको हम जरा सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या इतना डिफिकल्ट है भी कि नहीं है। अगर आपको समझ आ गया तो यकीन माने एओपी कुछ भी नहीं है, वैसे भी एओपी कुछ नहीं है। मैं तमाम एडजस्टमेंट जो है वो बिजनेस में सिखा चुका हूँ आप लोगों को। यहाँ पे सिर्फ हम रेट पर्पस के लिए मेंबर के टैक्सेशन कर रहे होते हैं। तो हम जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को। मिस्टर दिलदार सैलरी आ जाएगी इसकी, और वो कितनी थी, एक मिनट मुझे जरा देखने दें। ठीक है जी, याद हो गई है। 2.8 मिलियन इसकी सैलरी थी। उसके बाद इसकी अदर सोर्स की इनकम जो है थी वो हमारे पास
3,60,000 की थी। उसके बाद इसका कैपिटल गेन था हमारे पास 3 लाख का, वो भी हम क्या कर लेंगे, वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगी इसकी पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम, कितनी बनेगी, 3 और 3 6 और 8 34, 34,60,000 जो है वो क्या बनेगी, वो इसकी पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगी। 34,60,000 विल बी द पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम ऑफ दिस पर्सन। इसमें हम ऐड करेंगे इसकी फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम इसने कितनी कमाई है, फॉरेन इनकम भी 3,60,000 थी, तो 3,60,000 हम इसमें ऐड कर देंगे, तो इसकी टोटल इनकम जो हमारे पास आ जाएगी वो होगी 336, डेट वुड बी 3820,000 जो है वो क्या बनेगी, वो इसके टोटल इनकम बन जाएगी। इस टोटल इनकम में से हम क्या करेंगे, इस टोटल इनकम में से हम लेस करवा देंगे डिडक्टेबल अलाउंसेस, जो उसके डिडक्टेबल अलाउंसेस होंगे वो लेस करवा देंगे, और वो एक ही था, डैट वो ज़कात, एंड ज़कात वो 17,000, वो हम इसमें से लेस करवा देंगे। ज़कात लेस करवाने के बाद जो मेरे पास इनकम आएगी डैट वुड बी टैक्सेबल इनकम। ये टैक्सेबल इनकम होगी शेयर फ्रॉम एओपी से पहले वाली, और इसको याद हो, इसको हम किससे डोनेट करते हैं, सी से डोनेट कर रहे हैं, एंड डैट वुड बी 3803,000, ये मेरी क्या बन जाएगी, ये मेरी टैक्सेबल इनकम बन जाएगी। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे शेयर फ्रॉम एओपी। एओपी का जो भी शेयर है वो हम क्या करेंगे, वो हम इसमें ऐड कर रहे होंगे। अब वो कितना था, डेट वॉज 3,20,000, 3,20,000 में क्या करूंगा, मैं 3,20,000 इसमें ऐड कर दूंगा। ऐड करने के बाद मेरे पास आ जाएगी टोटल टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम इंक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी, और ये बन जाएगी 384123,000 जो है वो क्या बन जाएगी, इसकी टोटल टैक्सेबल इनकम इंक्लूडिंग फ्रॉम शेयर फ्रॉम एओपी बन जाएगी। अब हमने डिटरमिन करना है, इसके ऊपर रेट्स लगाने हैं। हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर रेट लगाएंगे। अब रेट अप्लाई करने के लिए हम जाएंगे टैक्सेशन पे। अब यहाँ पे मुझे फैसला करना है कि ये सैलरीड है कि नॉन सैलरीड है, बिकॉज यहाँ पे सैलरी गिवन है। तो इसका फैसला कैसे होगा, आप सैलरी को पकड़ेंगे, डिवाइड कर देंगे इस टैक्सेबल इनकम पे। अगर इसका जवाब 75% से कम हुआ तो ये नॉन सैलरीड है, अगर इसका जवाब 75% से ज्यादा हुआ तो ये सैलरीड बनाएगा। तो 28 लाख को अगर आप 38 लाख के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आई थिंक दैट वुड बी लेस देन 75%। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा हाँ आपका केस नॉन सैलरीड का। इसके ऊपर हम नॉन सैलरीड के रेट्स जो हैं वो लगा रहे होंगे। अब इसकी इनकम कितनी निकाली है हमने, इसकी इनकम निकाली है हमने 4123,000, ये इसकी हमने क्या निकाली है, इनकम निकाली है। अब इसके के ऊपर हम स्लैब लगाएंगे। अब ये 4 मिलियन से ऊपर जा रहा है तो 680 प्लस 32.5%, 680, और 4 मिलियन से जो एक्सीडिंग अमाउंट है वो है 1,23,000, इसका हम लेंगे 32.5%, और वो बनेगा 39,975। आप इसको ऐड कर देंगे, डेट वुड बी 719, ये इसकी आ जाएगी टैक्स। ये टैक्स तो हमने पे नहीं करना, ये तो हम क्या कर रहे हैं, रेट पर्पस के लिए। अब ये जो है दिस विल बी बी एंड दिस विल बी ए। हमने क्या करना है, हमने टैक्स निकालना है। हम निकालेंगे इनकम टैक्स ऑन
इनकम दैट इज अदर देन एओपी, इनकम टैक्स ऑन, ये इनकम है हमारी सी 3803,000। फॉर्मूला है ए डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। ए कितना आया, ए वॉज 719,975, बी वॉज 4123,000 एंड सी वॉज 3803,000। ये हम सॉल्व करेंगे, हमें क्या मिलेगा, हमें इसका रिबेट मिलेगा, सॉरी हमें टैक्स मिलेगा। कितना टैक्स बनता है वो हम क्या कर लेंगे, वो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। That would be 664,095। ये क्या होगा, ये हमारा टैक्स आ जाएगा 664,095, ये हमारा टैक्स बन रहा होगा। अब सवाल में हमारे पास रिबेट्स गिवन है, सवाल में हमारे पास रिबेट्स जो हैं वो गिवन हैं। अब हमने रिबेट्स कैलकुलेट करनी है, इसमें से रिबेट्स लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टैक्सेबल जो उसकी टैक्स लायबिलिटी है वो आ जाएगी। अब रिबेट्स लेस करनी है तो रिबेट्स में एक हमारे पास फॉरेन टैक्स क्रेडिट आ रहा है और दूसरा हमारे पास रिबेट और डोनेशन आ रहा है, बिकॉज फॉरेन इनकम डिक्लेयर की है और डोनेशन है। और आपको सीक्वेंस याद होगा कि सबसे पहले हम क्या क्लेम करते हैं, सबसे पहले हम क्लेम करते हैं आपका जो होता है फुल टाइम टीचर अलाउंस। फुल टाइम टीचर अलाउंस क्लेम करने के बाद हमारे पास क्या आती है, हमारे पास उसकी फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं। उसके बाद फिर रिबेट ऑन डोनेशन और रिबेट ऑन अप्रूव्ड पेंशन फंड और पॉइंट ऑफ सेल्स के ऊपर जो डोनेशन है वो हम क्लेम कर रहे होते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इनके ऊपर ये रिबेट्स जो हैं वो कैलकुलेट करते हैं कैसे होंगे और कैसे नहीं होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, मुझे पता नहीं मेरा इनकम टैक्स कितना बन रहा है, मेरा इनकम टैक्स बन रहा था यहाँ पे 664,095। इसमें से लेस करेंगे हम सबसे पहले फॉरेन टैक्स फॉरेन टैक्स क्रेडिट हम जो है वो लेस करवा रहे होंगे। अब उसके लिए हम फॉर्मूला होता है हमारा फॉरेन टैक्स क्रेडिट का कि हम एक्चुअल कितना पे कर रहे हैं और एवरेज टैक्स ऑन फॉरेन इनकम। अब इस सवाल में एक्चुअल मुझे कितना गिवन था, 27,000, मैं ले लूंगा जी 27,000। अब हमने लगाना है इसके ऊपर एवरेज का फॉर्मूला, दैट विल बी ए डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, जो हम वहां पे कैलकुलेट करके आए हैं। अब ए यहाँ पे कौन सा लेंगे, रिमेंबर ए हम लेंगे ये वाला जो एवरेज रेट लगाने के बाद आया, दैट इज 664,095। ये टैक्स है हमारी ओरिजिनल इनकम के ऊपर जिसके ऊपर शेयर फ्रॉम एओपी शामिल नहीं है। बी हमारी कौन सी आएगी, बी हमारी ओरिजिनल इनकम आएगी शेयर फ्रॉम एओपी के अलावा वाली, दैट इज 3803,000। और सी है हमारे पास फॉरेन इनकम, वो कितनी गिवन है हमें, दैट वॉज 3,60,000। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा, कितना बनेगा वो, दैट वुड बी अराउंड 62,864। लोअर क्लेम करते हैं, लोअर कितना था, 27,000 था, तो 27,000 हम इसमें से लेस करवा देंगे और कितना आएगा, 664,095 में से अगर हमने 27,000 लेस करवा दिया कितना बनेगा, ये बनेगा 63,7095। अब इसमें से हम लेस करेंगे डोनेशन का रिबेट, लेस
रिबेट ऑन डोनेशन, उसका फॉर्मूला होता था A डिवाइडेड बाय B मल्टीप्लाई बाय C। अब A इसमें क्या होगा, A इसमें होगा टोटल टैक्स इंक्लूडिंग शेयर फ्रॉम AOP, दैट वाज 719,975, that was 719,975, 719,975 total income including from share from AOP 4123,000 मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको जो हमने डोनेशन की है। डोनेशन हमने कितनी की थी, डोनेशन हमने की थी 50,000 रुपए की, उससे हम क्या कर देंगे, उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास रिबेट ऑन डोनेशन आ जाएगा, वो कितना बनेगा 8731। ये हम इसमें से लेस करवा देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी, इसकी टैक्सेबल टैक्स लायबिलिटी आ रही है, कितनी बनेगी 637095 में से अगर मैं 8731 लेस करवाऊं तो ये बनेगा 628364। इसमें से हम लेस करवा देंगे जो इसने एडवांस टैक्स पे किया हुआ है ऑलरेडी, वो था हमारा 16,000 सैलरी का, वो हम इसमें से लेस करवा देंगे। इसका जो टैक्स पेएबल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 612364, ये टैक्स जो है वो पे करेगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो याद रखिएगा, यहाँ पे जब मैंने फॉरेन टैक्स क्रेडिट निकाला, फॉरेन टैक्स क्रेडिट में मैंने शेयर फ्रॉम AOP को इंक्लूड नहीं किया, लेकिन जब मैंने यहाँ पे रिबेट ऑन डोनेशन निकाला तो मैंने AOP के शेयर को इंक्लूड किया, टैक्स भी लिया जो शेयर फ्रॉम AOP ऐड करने के बाद आ रहा था, इनकम भी ली जो शेयर फ्रॉम AOP ऐड करने के बाद आ रही थी। यहाँ पे टैक्स भी वो लिया जो ओरिजिनल इनकम के ऊपर था, और इनकम भी कौन सी ली डिनोमिनेटर में, जो ओरिजिनल इनकम के ऊपर थी। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो आपने अपने माइंड में रखना है कि ये जो शेयर फ्रॉम AOP है, शेयर फ्रॉम AOP डज नॉट इंक्लूड, ये हम शामिल नहीं करेंगे। कब, जब हमने सैलरीड या नॉन सैलरीड का स्टेटस डिटरमिन करना है, जब हमने फॉरेन टैक्स क्रेडिट ये देखना है, या जब हमने डोनेशन की लिमिट देखनी है। अगर आपको डोनेशन का याद हो, डोनेशन की लिमिट है 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम, तो जब वो हम 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम वाली कंपेयर कर रहे होंगे तो उस वक्त हम AOP का शेयर नहीं लेंगे। अगर देखा हो तो मैंने यहाँ पे जब स्टेटस डिटरमिन किया सैलरीड या नॉन सैलरीड का, तो मैंने इसको पकड़ के इस पे डिवाइड किया, AOP का शेयर नहीं लिया। सिमिलरली जब मैंने फॉरेन टैक्स क्रेडिट निकाला है तो फॉरेन टैक्स क्रेडिट में भी AOP के अलावा जो एक्चुअल इनकम के ऊपर टैक्स है वो लिया और एक्चुअल इनकम ली है। और अगर डोनेशन लिमिट अप्लाई करनी होती कि जितनी डोनेशन की है क्या वो 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम के अंदर है कि नहीं है, तो ये जो इनकम थी ये वाली, इसका मैं 30% लेता और इससे मैं कंपेयर कर रहा होता। तो यहाँ पे डोनेशन शेयर फ्रॉम AOP इंक्लूड नहीं होता। शेयर फ्रॉम AOP इंक्लूड कब होगा, शेयर फ्रॉम AOP हम इंक्लूड करेंगे जब हमने रिबेट लेना हो ऑन डोनेशन, जैसे यहाँ पे लिया, रिबेट लेना हो ऑन अप्रूव पेंशन फंड, तो उन दोनों सिनेरियोज में शेयर फ्रॉम AOP जो है वो शामिल होगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं ये आपने अपने माइंड में रखनी है। अगर पेपर में लेट्स सपोज आप माइंड में नहीं रख पाते, आप भूल गए हैं कि इस रिबेट के ऊपर शेयर फ्रॉम AOP आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो क्या करेंगे, लेट मी शो यू समथिंग। ये डोनेशन था, डोनेशन का हमने रिबेट लिया, दैट वाज 8731 आया।
इसमें हमने शेयर फ्रॉम एओपी ऐड किया था। अगर मैं शेयर फ्रॉम एओपी ऐड नहीं करता, मैं विदाउट एओपी का शेयर ले लेता हूँ। अगर मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ, 664095 वॉज एक्चुअल टैक्स क्रेडिट, टैक्स डिवाइड किया 3803,000 से, मल्टीप्लाई करें डोनेशन की वैल्यू से 50,000 से, क्या जवाब आता है? जवाब विल बी 8731। अब यहाँ पे अगर ध्यान दें, यहाँ पे भी जवाब वही आया, यहाँ पे भी जवाब वही आया। तो इट मीन्स कि आपका शेयर फ्रॉम एओपी ऐड हो या शेयर फ्रॉम एओपी ऐड ना हो, आंसर आपका सेम आएगा। पेपर में कर रहे हो, कंफ्यूज हो गए हो कि रिबेट लेस करने जा रहे हैं, जब आपने वहां पे ये एवरेज का फॉर्मूला लगाना है, इस एवरेज के फॉर्मूला में टैक्स ओरिजिनल लेना है कि शेयर फ्रॉम एओपी वाला लेना है, इनकम ओरिजिनल लेनी है कि शेयर फ्रॉम एओपी वाली लेनी है। अगर कंफ्यूजन आ रही है, हालांकि रूल तो ये कह रहा है कि इनके ऊपर शेयर फ्रॉम एओपी ऐड नहीं होगा, इनके ऊपर ऐड होगा, रूल तो ये कहते हैं। अगर नहीं लग रहा पता, पेपर में स्किप हो गया, तो रिमेंबर, आपने जब ये रिबेट्स अप्लाई करने हैं, एओपी का शेयर नहीं लेना। अगर आप रिबेट ऑन डोनेशन में एओपी का शेयर नहीं भी लोगे, इस तरह भी कर लोगे, आपका आंसर ठीक आएगा, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो ये चीज जो है, ये आपने क्या रखनी है, आपने अपने माइंड में रखनी है, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। और रिमेंबर, फुल टाइम टीचर अलाउंस सिर्फ सैलरी में मिलता है, सैलरी में इसका कोई लेना देना नहीं है, तो उसके लिए ये अप्लाई नहीं होगा। फुल टाइम टीचर अलाउंस सिर्फ किस पे होता है? सैलरी पे होता है, तो उसमें इसका कोई लेना देना नहीं होगा। तो ये है टैक्स क्रेडिट्स के साथ असूल लिख दिए कि शेयर फ्रॉम एओपी कब कब इंक्लूड होना चाहिए। अगर आपको पेपर में भूल गया है, अगर आपको पेपर में भूल गया है तो फिर क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, शेयर फ्रॉम एओपी ना लीजिएगा, टैक्स लायबिलिटी विदाउट शेयर फ्रॉम एओपी, इनकम विदाउट शेयर फ्रॉम एओपी ले लीजिएगा, यू विल गेट द फुल मार्क्स, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो दिस वाज द बेस्ट एग्जांपल। अब थिंक एग्जांपल नंबर 4 है, ये एग्जांपल आप लोगों के असाइनमेंट है, बिकॉज सारे अगर सवाल मैं करवा दूंगा तो आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने मुझे कुछ करना होगा। तो दिस क्वेश्चन इज योर असाइनमेंट, मैं भी डिस्कस कर दूंगा, या आपने खुद करनी है। देखो, सैलरी है, आप इसको ऐड आउट कर लोगे, जो भी आएगी सैलरी लिख लेंगे आप। अदर सोर्स की इनकम है, टैक्सेबल गेन है, ये आ गई, आप इसको लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम आ जाएगी, इसको जमा करेंगे। उसके बाद फिर फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम भी है और फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी है। इसका मतलब क्या होगा? इसके ऊपर आपको मिलेगा फॉरेन टैक्स क्रेडिट, और जब फॉरेन टैक्स क्रेडिट आप इस्तेमाल कर रहे होंगे तो ए डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। बी कौन सी होगी? ओरिजिनल इनकम एक्सक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी। ए होगा टैक्स ऑन ओरिजिनल इनकम, और सी ये जो फॉरेन इनकम है आपकी। उसके बाद शेयर फ्रॉम एओपी, ये इसको मिला, इनकम ऐड हो जाएगा, ज़कात लेस हो जाएगी। डोनेशन थ्रू चेक, इसके ऊपर भी इसको रिबेट मिल जाएगा। टैक्स प्रिपेयर्ड सैलरी अलाउ हो जाएगी। ज़कात पेड टू रिलेटिव्स, ये कभी भी अलाउ नहीं होती। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, ये पॉइंट आप इग्नोर कर देंगे। इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड कंपनी, ये वाला पॉइंट भी आप इग्नोर कर देंगे। तो इन पॉइंट का ट्रीटमेंट नहीं होगा, इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, इसका रिबेट लेंगे, इसका रिबेट लेंगे, बाकी आप ऐड कर लेंगे। सो दिस क्वेश्चन इज योर असाइनमेंट। ये अब आप लोगों ने खुद करना है आपको, ताकि इसमें कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम वगैरह फेस ना हो रही हो, ठीक है। डूएबल है, कर लेंगे ना आप लोग? अच्छा, अब एक एओपी है, अगर उस एओपी के मेंबर्स में कंपनी भी शामिल हो, फॉर एग्जांपल इसका मेंबर मिस्टर ए है, इसका मेंबर मिस्टर बी है, और कोई एक्स वाई जी कंपनी है, वो भी इसका मेंबर है। एक एओपी है, उसमें 3 पार्टनर्स हैं, एक 2 पर्सन है, एक कंपनी है। अगर कंपनी मेंबर हो एओपी का, तो रिमेंबर एओपी अपना सारा शेयर जो भी बनता है कंपनी का, वो उसको दे देती है।
और उस शेयर के ऊपर एओपी कभी भी टैक्स पे नहीं करती, कंपनी अपने शेयर के ऊपर खुद टैक्स पे करती है। कंपनी जो है वो अपने शेयर के ऊपर खुद ही क्या करती है, खुद ही टैक्स पे कर रही होती है। कंपनी कभी भी जो एओपी है वो कभी भी कंपनी के शेयर के ऊपर टैक्स जो है वो पे नहीं कर रही होती। एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। एक एओपी है हमारे पास, उसका ग्रॉस रेवेन्यू है 25 मिलियन का, ये उसका रेवेन्यू है। उसके टैक्स एक्सपेंसेस जो हैं वो 11 मिलियन के हैं। उसने टैक्सेस जो पे किए हैं एट सोर्स वो कितने के हैं, 2 मिलियन के हैं, ये एओपी ने पे किए हैं। उसके 3 मेंबर्स हैं, ए लिमिटेड का 30% शेयर है कंपनी का, वाई का और जी का 35% शेयर है। ए लिमिटेड की टैक्सेबल इनकम जो है वो 3 मिलियन है शेयर फ्रॉम एओपी के अलावा। एडवांस टैक्स ए लिमिटेड ने पे किया 1.3 मिलियन का। मिस्टर वाई जो है उसने नॉन सैलरी टैक्सेबल इनकम अर्न की है 4 मिलियन की। और मिस्टर जी की कोई किसी किस्म की इनकम नहीं है। हमने हर मेंबर की क्या करनी है, टैक्स लायबिलिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है। अब ये एक एओपी है, इस एओपी के 3 पार्टनर्स हैं और 3 पार्टनर्स में एक कंपनी है, 2 बंदे हैं। अब जब इसकी हम इनकम कैलकुलेट करेंगे तो किस तरह से करेंगे वो देखते हैं। हम सबसे पहले ले लेंगे एओपी। एओपी अपनी इनकम जब कैलकुलेट करेगी तो क्या होगा, रेवेन्यू लेंगे। अब रेवेन्यू कितना था इसका, 25 मिलियन था, वो हम ले लेंगे 25 मिलियन। इस 25 मिलियन में से जो उसके एक्सपेंसेस हैं वो हम क्या करवाएंगे, लेस करवाएंगे। एक्सपेंसेस कितने थे हमारे, 11 मिलियन के थे। ये लेस करवाने के बाद इसके पास आ जाएगी टैक्सेबल इनकम, वो कितनी है, 14 मिलियन की। इस 14 मिलियन में से जो कंपनी का शेयर है वो क्या कर दिया जाएगा, वो फौरी तौर के ऊपर लेस करवा दिया जाएगा। कंपनी कितने की मालिक थी, 30% की मालिक थी, तो 14 मिलियन आएगा 1414, ठीक है। 4.2 मिलियन वो हम इसमें से क्या करवा देंगे, वो हम लेस करवा देंगे। रिमेनिंग कितना आ जाएगा, रिमेनिंग आ जाएगा 9.8 मिलियन। इस 9.8 मिलियन पे एओपी जो होगी वो खुद रेट लगाएगी और वो क्या करेगी, टैक्स पे करेगी। कंपनी के शेयर के ऊपर कभी भी टैक्स पे नहीं किया जाएगा। कंपनी को हम उसका शेयर दे देंगे, कंपनी के पास आ जाएगा जी उसका शेयर। कंपनी की बिजनेस इनकम कितनी है, 3 मिलियन है। कंपनी की 3 मिलियन मेरे पास ये है, 4.2 मुझे ये मिला। इसको जमा करेगी, कंपनी के पास आ जाएगा 7.2 मिलियन। इस 7.2 मिलियन पे जो भी कंपनी का रेट होगा वो लगाएगी और कंपनी खुद अपना टैक्स जो है वो पे कर देगी। और जब मेंबर्स को दिया जाएगा, जो रिमेनिंग मेंबर्स थे कौन कौन था, मिस्टर वाई और मिस्टर जी, मिस्टर वाई और मिस्टर जी को शेयर दिया जाएगा। अब जो टोटल इनकम थी, टोटल इनकम में से 30% की कंपनी मालिक थी, 35 का मिस्टर वाई था, 35 का मिस्टर जेड था। अब कंपनी का शेयर निकल गया, रिमेनिंग शेयर बचा। रिमेनिंग शेयर में हाफ शेयर इसका है और हाफ शेयर किसका है, इसका बन रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, 4.9 मिलियन दे देंगे मिस्टर 9x को, 4.9 दे देंगे मिस्टर जी को। ये अपनी इनकम में ऐड कर देंगे और ये अपनी इनकम के ऊपर खुद क्या करेंगे, टैक्स पे कर रहे होंगे। जिस तरह भी हमने यहाँ पे देखा, जिस तरह यहाँ पे टैक्स पे कर रहे हैं उसी तरह ये क्या कर रहे होंगे, अपनी इनकम के ऊपर टैक्स खुद ही पे करेंगे। लेकिन कंपनी के लिए सिर्फ क्या होगा कि कंपनी का हम शेयर जो है वो सेपरेट कर देंगे। कंपनी का शेयर सेपरेट करने के बाद कंपनी अपने शेयर पे खुद टैक्स पे करेगी और जो रिमेनिंग शेयर होगा वो हम पार्टनर्स को दे देंगे। पार्टनर्स की इनकम में ऐड हो जाएगा और वो अपनी इनकम के ऊपर खुद सारे का सारा टैक्स पे कर देंगे। यहाँ पे एओपी की जितनी भी न्यूमेरिकल डिस्कशंस हैं वो हमारी यहाँ पे खत्म होती है। एओपी हमारा खत्म हो गया, इससे ज्यादा एओपी नहीं। ठीक है। अब कुछ एओपी के हम अदर रिलेटेड मैटर्स को देखते हैं जिनका ताल्लुक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके साथ है। डायरेक्टली अपना एओपी के साथ है और हमने देखना है उसको किस तरह से एओपी को वो इफेक्ट कर सकते हैं और कैसे नहीं कर सकते। इनके बारे में ज़रा थोड़ी सी बात करते हैं। अब ये थ्योरेटिकली परस्पेक्टिव से क्या है, इंपॉर्टेंट है। आपको इसकी न्यूमेरिकली प्रेजेंस वगैरह नहीं मिल रही होगी। पहला है कि चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन एओपी। अगर एओपी की कॉन्स्टिट्यूशन या कंपोजिशन में चेंज आ रहे, पहले 3 पार्टनर थे ए बी सी,
अब 4 पार्टनर हो गए, पहले 4 पार्टनर थे, अब 3 पार्टनर हो गए। इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशन उसकी चेंज हो रही है, तो फिर हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे? इसका सिंपल सा है कि जिस टैक्स ईयर में चेंज आ रहा होगा एओपी की कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जो रिटर्न फाइल करने की लायबिलिटी है एओपी के बिहाफ पे, वो एओपी की ही रहेगी। एओपी ही है, वही क्या करेगी, वही रिटर्न फाइल करेगी। लेकिन जिस दिन चेंज आ रहा हुआ उस दिन की वो रिटर्न फाइल करके बता देगी कि बिफोर दैट चेंज हमारी इनकम और हमारा ये सारा कुछ ये बनता था। और जो पुराने मेंबर्स होंगे उनके लिए रेट पर्पस के लिए वो इनकम उसी प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी जिस प्रपोर्शन में वो पहले मेंबर्स होते थे। इसको जरा पढ़ते हैं। कहता है जी, Where a change occurs in the constitution of a firm during a tax year, अगर टैक्स ईयर में किसी फर्म की कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाए, द फर्म्स इनकम इज अपोर्शन्ड फॉर रेट पर्पस अमंग द पार्टनर ऑन टाइम बेसिस। तो जो पार्टनर्स की इनकम होगी पार्टनर्स को शेयर दिया जाएगा रेट पर्पस के लिए उसी कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऑलरेडी इनटू बीइंग फॉर्म्ड है थी। और टैक्स रिटर्न फाइल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? उन पर्सनस की होगी जो उस फर्म के पार्टनर थे जिस दिन टैक्स रिटर्न जमा करवाने की फर्म की बारी थी। तो ओल्ड जो फर्म वगैरह होती हैं उनकी जो रिटर्न्स वगैरह होती हैं बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फर्म ही जमा करवाए। अगर फर्म जमा ना करवा पाए तो फिर हम क्या करते हैं, वो उसके मेंबर्स वगैरह जमा करवा देते हैं। तो इन शॉर्ट, फर्म की रिटर्न जमा कराना फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया, फिर उसकी रिटर्न कौन जमा कराएंगे? जो उसके उस डेट के ऊपर मेंबर्स थे वो क्या करेंगे, उसकी रिटर्न वगैरह फाइल कर रहे होंगे। उसके बाद है कि अगर हमारी बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाए या फर्म डिसॉल्व वगैरह हो जाए तो उसकी क्या रेलेवेंट प्रोविजन होती है। वो कहता है कि अगर कोई भी एओपी डिसॉल्व हो जाए या डिसकंटिन्यू हो जाए या अपना बिजनेस करना बंद कर दे तो उसके खिलाफ या उसका कोई भी टैक्स पेएबल होगा, जो फर्म ने टैक्स पे करना था वो रिकवरेबल होगा तमाम उन लोगों से जो उसके पार्टनर थे एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन या एट द टाइम ऑफ डिसकंटिन्यूस ऑफ बिजनेस। कि अगर फर्म डिसॉल्व हो गई तो जो जो उसका एट अ टाइम ऑफ डिसोल्यूशन या एट अ टाइम ऑफ डिसकंटिन्यूस ऑफ बिजनेस काम करना बंद कर दिया, तो जिस दिन काम करना बंद किया उस दिन जो जो पार्टनर था वो सारे के सारे क्या होंगे, ज्वाइंटली और सेवरली लायबल होंगे कि वो फर्म का टैक्स पे करेंगे। अगर कोई पार्टनर फोर्थ हो गया और फोर्थ होने की वजह से फर्म डिसॉल्व हुई है तो उस पार्टनर के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो लायबल होंगे कि उसके बिहाफ के ऊपर फर्म का टैक्स पे किया जाए। तो अगर डिसकंटिन्यूशन हो जाए या डिसोल्यूशन भी हो जाए तो उस एओपी का टैक्स जो है वो डिपार्टमेंट रेलेवेंट पर्सन से कैलकुलेट करवा के ही रहता है। पढ़ते हैं जी। कहता है वेयर एन एओपी डिसॉल्व्स और डिसकंटिन्यूज, अगर या तो वो डिसॉल्व हो जाए या डिसकंटिन्यू हो जाए, कैरी अपना बिजनेस नहीं कर पाती, एनी टैक्स पेएबल बाय द फर्म, जो उसका कोई भी टैक्स पेएबल होगा, इज रिकवरेबल फ्रॉम एनी पर्सन, वो किसी भी बंदे से रिकवर करवा सकते हैं, who was partner in the firm, जो उस फर्म में उस एओपी में पार्टनर था या मेंबर था एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, जब वो डिसॉल्व हो रही थी या जब वो बिजनेस डिसकंटिन्यू कर रही थी। इवन अगर कोई डिसीज पार्टनर है तो उसके जो लीगल हेयर्स होंगे, जो उनके वारसान होंगे, उनसे भी क्या कर लिया जाएगा, उनके शेयर का टैक्स वगैरह रिकवर करवा लिया जाएगा। उसके बाद एक और पॉइंट जिससे रिलेट कर रहा है, थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है, थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है, वो क्या है कि अगर कोई पर्सन अपना बिजनेस सक्सीड कर देता है, पास कर देता है अदरवाइज ऑन अ डेथ, मतलब मौत के अलावा, मरने के अलावा किसी बंदे को आप अपना बिजनेस ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा उसको देखते हैं। कहते हैं वेयर अ पर्सन कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन, कोई भी बिजनेस कोई भी प्रोफेशन, हैज बीन सक्सीडेड इन एनी टैक्स ईयर बाय एनी अदर पर्सन, उसको कोई और बंदा आके रिप्लेस कर देता है, जिसको हम प्रोड्यूसर या सक्सेसर कह रहे होते हैं। अदरवाइज देन डेथ ऑफ प्रोड्यूसर, कि उस प्रोड्यूसर की मौत के अलावा, ये ट्रांसफर हो सकता है, गिफ्ट हो सकता है, विल के तहत हो सकता है, इनहेरिटेंस लाइफ में दी जा सकती है, पावर ऑफ अटर्नी में ट्रांसफर हो सकता है,
तो फिर क्या होगा उसके बारे में बात कर रही है। देन अगर एक बंदे ने किसी का बिजनेस आके उसको ले लिया, उसका सक्सेसर बन गया, एंड द सक्सेसर कंटिन्यूज टू कैरी ऑन दैट बिजनेस और प्रोफेशन, और उसने वो बिजनेस या वो प्रोफेशन चालू रखना जरूरी समझा, देन द प्रोड्यूसर शैल बी लायबल टू पे टैक्स in respect of income of the tax year in which the succession took place up to the date of succession of the tax year or years preceding that year। फिर उस बिजनेस का जो भी टेक ओवर करेगा उस बिजनेस की टैक्सेशन के ऊपर क्या आ जाएगा, एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब वो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि सर इस बिजनेस का टैक्स कौन पे करेगा। तो वो सिंपल इसका जवाब है कि जिस डेट पे, फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास टाइमलाइन है, इस डेट पे अगर सक्सेशन हुई है तो इस डेट से जो पहले, इस डेट से अर्लियर इस एरिया में जो भी टैक्स वगैरह होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, प्रोड्यूसर की होगी। तो जो प्रोड्यूसर है जिसके पास पहले बिजनेस था, पहले वो कारोबार कर रहा था, वो लायबल होगा टू पे टैक्स। तमाम लायबिलिटी उसकी है टिल द डेट ऑफ सक्सेशन टेक प्लेस, जिस दिन तक बिजनेस की सक्सेशन नहीं होती, जिस दिन तक बिजनेस ट्रांसफर नहीं होता, उस दिन तक टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, टैक्स पे करने की लायबिलिटी जो है वो किसकी होती है, प्रोड्यूसर की होती है। और इस डेट के बाद जब हमारी सक्सेशन हो जाए, जब हमारी सक्सेशन हो जाए, आफ्टर द डेट ऑफ सक्सेशन ऑनवर्ड्स जितना भी टैक्स होगा वो किसकी जिम्मेदारी होगी, वो सक्सेसर की होगी, जिसने बिजनेस ऑन किया है, जिसने बिजनेस टेक ओवर कर लिया है। अब सारी जिम्मेदारी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, उस सक्सेसर की होगी। तो इन शॉर्ट, एट द टाइम ऑफ सक्सेशन, सक्सेशन तक जिम्मेदार प्रोड्यूसर, तमाम पिछले मामलों का जिम्मेदार प्रोड्यूसर। सक्सेशन के बाद कौन जिम्मेदार, तमाम टैक्स का, तमाम मैटर्स का सक्सेसर होगा। तो सिंपल आपने ये याद रखना है। अब वो सवाल देगा कि जी एक बिजनेस है, उसका एक मिस्टर जमील था, मिस्टर जमील इस दिन तक ऑन करता था, बाद में उन्होंने एक म्यूचुअल एग्रीमेंट में वो अपना बिजनेस था मिस्टर वकील को ट्रांसफर कर दिया, मिस्टर वकील ने इस बिजनेस को इस तारीख से ऑन करना शुरू किया, इस तारीख पे एक नोटिस आ गया, बताएं कि नोटिस को कौन रिस्पॉन्ड करेगा, उस नोटिस में टैक्स असेसमेंट कर दी गई, वो टैक्स कौन पे करेगा। तो आपने सिंपल देखना है कि जिस डेट पे सक्सेशन हुई, सक्सेशन से पहले, बिफोर जितनी भी टैक्सेशन थी, टैक्स के मामला थे, वो प्रोड्यूसर के जिम्मे हैं। सक्सेशन के बाद जितने भी मामला हैं वो सक्सेसर के जिम्मे होंगे। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद टैक्स की रिकवरी कैसे होगी, कहता है जी वेयर द प्रोड्यूसर कैन नॉट बी फाउंड, जिसने कारोबार ट्रांसफर किया अब वो गुम गया, मिल ही नहीं रहा, उठा के ले गए उसको वीगो वाले। द टैक्स लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट टैक्स ईयर इन विच द सक्सेशन टुक प्लेस up to the date of succession and of the tax year or preceding that tax year shall be of the successor। जिस दिन सक्सेशन हो गई, अब उस दिन तक का टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोड्यूसर की है, इसने टैक्स पे करना है। उससे पहले का जितना टैक्स है इसने पे करना है, उसके पहले के तमाम टैक्स मैटर इसने सुलझाने हैं। ये बंदा गायब हो गया, मिल ही नहीं रहा, डिपार्टमेंट को ट्रेस ही नहीं हो रहा, इसको नोटिस आ रहे हैं, मिल ही नहीं रहा। फिर क्या किया जाएगा, फिर पकड़ लेंगे सक्सेसर को कि भाई तू आ जा, तूने बिजनेस चेकअप किया है, तेरा बंदा फ्रॉडिया निकला है, तेरा बंदा गुआच गया है। अब तेरा बंदा अगर गुआच गया है तो हम क्या कर सकते हैं, हमें सिंपल चाहिए टैक्स। तो भाई इन तमाम मामलात का, ये वाले, इससे पिछले, उससे पिछले, इन तमाम मामलात का टैक्स तू देगा। तो सक्सेसर को पकड़ लेंगे, तो सक्सेसर को पकड़ लेंगे। फर्दर कहता है कि वेयर एनी टैक्स पेएबल अंडर दिस सेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच बिजनेस और प्रोफेशन कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम प्रोड्यूसर, अगर प्रोड्यूसर से किसी भी मामला में टैक्स रिकवर नहीं किया जा सकता, देन इट शैल बी रिकवरेबल फ्रॉम सक्सेसर, तो हम सक्सेसर से रिकवर कर लेंगे। अब सक्सेसर का और प्रोड्यूसर का आपस में मामला है कि सक्सेसर प्रोड्यूसर से लेता है या नहीं लेता, उनका मैटर है। टैक्स वालों ने सक्सेसर से टैक्स लेके खुद साइड पे हो जाना है। तो अगर कोई मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने अपना कोई बिजनेस जो है था, अगर उसने अपना बिजनेस किसी मिस्टर बी को ट्रांसफर कर दिया और जिस दिन ट्रांसफर किया गया इस दिन से पहले का नोटिस आ गया और ये बंदा नोटिस कंप्लायंस नहीं कर पा रहा, टैक्स वाले इस मिस्टर बी से टैक्स उठा कर ले जाएंगे।
इससे रिकवरी कर लेंगे सक्सेसर से, बिकॉज ये बंदा अवेलेबल नहीं हो रहा था, ये टैक्स नहीं पे कर पा रहा था, इससे ले लेंगे। बाद में ये अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जैसे मर्जी रिकवरी करवाए, टैक्स वालों को इससे कोई सरोकार नहीं होता। उसके बाद सर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस पॉइंट वाज मिस्ड बाय मी इन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में मैंने ये पॉइंट जानबूझ के मिस किया था कि इट वाज प्लान्ड कि ये जो है आपको एओपी के साथ करवाया जाएगा। एओपी पढ़ ली, आइडिया हो गया क्या होती है, मेंबरशिप कैसे होती है। अब इस पॉइंट को आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेक्शन 15 के साथ रिलेट कर सकते हैं। अब ये क्या है कि दो बंदे मिल के कोई प्रॉपर्टी ऑन कर रहे हैं, वो है उसके ज्वाइंट ओनर्स। उन्होंने इस प्रॉपर्टी को सर रेंट आउट किया हुआ है, इससे रेंटल इनकम आ रही है। इस रेंटल इनकम की टैक्सेशन किस तरह से होगी, इसके ऊपर क्या है, अब क्वेश्चन मार्क है। अब इसमें दो उसने क्या कर दी है, सर्टेनिटीज आपको डेवलप कर दी है, दो सिनेरियोज, दो पॉसिबिलिटीज डेवलप कर दी है। कहता है जी किसी भी प्रॉपर्टी की मल्टीपल ओनरशिप है, उसके बारे में क्या है और कैसे हम टैक्सेशन करेंगे, बात करते हैं। कहता है जी किसी भी प्रॉपर्टी की मल्टीपल ओनरशिप है और जो उनका शेयर्स है वो इंडिविजुअली असर्टेनेबल है, मतलब हमें पता है, सर्टेनिटी है कौन कितने परसेंट को ऑन कर रहा है। दो पार्टनर है जी, मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, ये दोनों मिलके एक दुकान, एक मकान, एक फ्लैट या कुछ भी ऑन कर रहे हैं। और मिस्टर बी कहता है जी, मिस्टर ए कहता मेरी ऑनरशिप इसमें 60% है, मिस्टर बी कहता है मेरा ऑनरशिप इसमें 40% है। जब दोनों का शेयर सर्टेन है, काबिल मालूम है, काबिल ट्रेसेबल है कौन कितने परसेंट का मालिक है, तब टैक्सेशन कैसे होगी देखते हैं। कहता जी वेयर एनी प्रॉपर्टी चार्जेबल अंडर सेक्शन 15, अंडर सेक्शन 15 का मतलब है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की बात हो रही है कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बनती है। सीधे अल्फाज में वो ये कह सकता था कि रेंटल इनकम, प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बनता, बट नहीं, वो चाहता तो वो आपको आसान लैंग्वेज में लॉ गिवन कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया, घुमाएगा, आदत है उसकी। लेकिन कोई भी आप ऐसी प्रॉपर्टीज को ऑन कर रहे हैं जिसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी चालू रखती है और जो उसकी ओनरशिप है इज ओन्ड बाय 2 और मोर पर्सन, दो या उससे ज्यादा लोगों से उसकी ओनरशिप है, एंड देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स इन दैट प्रॉपर्टी आर डेफिनेट, उनका रिस्पेक्टिव शेयर्स जो है वो डेफिनेट है और सर्टेनेबल हमें पता है। तो जो नेट रेंटल इनकम होगी विल बी प्रोपोर्शनेटली एलोकेटेड टू ईच ओनर, वो जो है ओनर खुद क्या करेंगे, उसको एलोकेट कर दिया जाएगा, उनको इक्वल जो उनका शेयर होगा एलोकेट कर दिया जाएगा। और हर ओनर क्या करेगा, अपनी इनकम के ऊपर अपने रेट्स के मुताबिक टैक्स देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इसको को ओनरशिप भी कहते हैं। ये जो हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं इसको प्रॉपर्टी के केस में हम को ओनरशिप भी कह रहे होते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, आपको पास पेपर में इसकी एक दो सवाल को ओनरशिप से रिलेटेड मिल जाएंगे। इसे हम कहते हैं को ओनरशिप। क्या होती है कि देखिए सिंपल सी बात है कि एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में दो बंदे इसको ऑन कर रहे हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी। मिस्टर ए का शेयर है 60%, मिस्टर बी का शेयर है 40%। अब जो रिस्पेक्टिव शेयर है इनका प्रॉपर्टी में वो डेफिनेट है और सर्टेनेबल भी है। और इन्होंने ये बिल्डिंग सर रेंट पे दी हुई है, रेंटल इनकम कमा रहे हैं। तो जो इनकी रेंटल इनकम आएगी उसका टैक्स जो होगा ये खुद पे करेंगे। अब क्या करे जाएगा, हम इनकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी निकालेंगे, जिस तरह हम प्रॉपर्टी की इनकम निकालते आए हैं। मतलब हम इनका लेंगे, जो इसका आरसीटी आएगा हम वो लेंगे, उसमें से जो अलाउएबल डिडक्शंस होंगी, अलाउएबल डिडक्शन सर वो हम लेस करेंगे, हमारे पास आ जाएगी सर ये नेट इनकम। ये क्या आ जाएगी, नेट इनकम। तो ये जो नेट इनकम होगी, नेट रेंटल इनकम होगी, इसे हम क्या करेंगे, हम परसेंटेज वाइज पे अपोर्शन कर देंगे। मतलब इसको हम 60-40 में स्प्लिट करेंगे और 60% दे देंगे ए को, 40% दे देंगे ए को। फिर जब मिस्टर ए अपनी इनकम जमा करवा रहा होगा वो खुद अपनी इस प्रॉपर्टी की इनकम पर टैक्स देगा, और जब बी अपनी इनकम जमा करा रहा होगा तो वो अपनी इस इनकम के ऊपर टैक्स देगा। तो इसका सिंपल सा आपने याद रखना है कि इस केस में
जिसमें शेयर सर्टेनेबल होता है, जिसमें जो उनकी ओनरशिप है वो सर्टेनेबल होती है, उसमें क्या होगा, उसमें जो भी इनको इनकम का शेयर मिलेगा, जो भी इनको इनकम का शेयर मिलेगा वो मेंबर्स के हाथ में टैक्सेबल होगा। मेंबर्स खुद अपने शेयर के ऊपर टैक्स पे कर रहे होंगे। तो ये चीज़ आपने बस याद रखनी है। एग्जाम में वो बता देगा कि ये प्रॉपर्टी है, इसमें ओनरशिप डेफिनेट है, इसमें ओनरशिप सर्टेनेबल है, वो बताएगा, वो क्लियरली वाजिया तौर पर मेंशन कर दिया करेगा। अगर वो वाजिया तौर पर किसी भी प्रॉपर्टी की ओनरशिप को मेंशन कर दे, उस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम अर्न कर रहे हो, तो जो रेंटल इनकम अर्न कर रहे होगे आप उसको इस तरह से ट्रीट करेंगे कि जो भी नेट इनकम आएगी वो पार्टनर्स में डिवाइड कर दोगे, और जो पार्टनर्स हैं, ज्वाइंट वेंचर्स हैं, जो को ओनर्स होंगे, इनको एक्चुअल में हम को ओनर्स कहते हैं। ज्वाइंट ओनर्स लिखा हुआ है, इन्हें हम एक्चुअल में को ओनर्स कहते हैं। इन को ओनर्स को जब हम उनकी इनकम दे देंगे तो वो अपनी अपनी इनकम पे अपनी इनकम हम प्रॉपर्टी के ऊपर खुद टैक्स पे कर लेंगे। टोटल इनकम में ऐड करेंगे, एनटीआर लगा के टैक्स पे कर दिया जाएगा। और अगर प्रॉपर्टी ऑन कर रहे हैं लेकिन उनका शेयर असर्टेनेबल नहीं है, हमें नहीं पता कौन कितने % शेयर का मालिक है, हमें बिल्कुल भी नहीं पता, अगर ये चीज है हमारे पास, तो सर फिर हम इसको ज्वाइंटली ओन्ड समझते तो हैं, लेकिन फिर हम इसको सेम उसी तरह ट्रीट करते हैं जिस तरह एओपी की हम टैक्सेशन ट्रीट करते आए हैं। जिस तरह से हमने एओपी की टैक्सेशन ट्रीट की है, इसी तरह से हम इसको क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। मीन्स क्या होगा, अगर कोई दो बंदे किसी प्रॉपर्टी को ऑन कर रहे हैं और हमें नहीं पता उसका शेयर सर्टेनेबल है या नहीं, तो क्या होगा, हम उस ओनरशिप को, हम उस ज्वाइंट ओनरशिप को हम क्या ट्रीट करेंगे, हम उस ज्वाइंट ओनरशिप को ट्रीट करेंगे कि ये एओपी ही है। फिर एओपी अपनी इनकम खुद कैलकुलेट करेगी, और इनकम खुद कैलकुलेट करने के बाद एओपी खुद क्या करेगी, इसके ऊपर टैक्स पे करेगी। तो सारे एओपी के प्रिंसिपल जो अभी हम पढ़ के आ चुके हुए हैं वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। और अगर ये सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के लिए नहीं है, बाकी हेड ऑफ इनकम के लिए भी एप्लीकेबल सेम चीज है। सेम चीज बाकी हेड ऑफ इनकम के लिए भी है। ये लाइक इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ये सारा कंसेप्ट अप्लाई हो सकता है कि अगर आप अगर आपको एग्जांपल दूं जिससे रिलेट कर रही है, आपने एक फैक्ट्री रेंट आउट की हुई है, मतलब एक बिल्डिंग में प्लांट मशीनरी रेंट आउट की हुई है और उसमें आपका शेयर सर्टेनेबल नहीं है, तो ये प्रिंसिपल एओपी का अप्लाई हो रहा होगा। तो ये हर जगह पे अप्लाई हो रहा होता है। तो ये ज्वाइंट ऑनर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि अगर शेयर जो है सर्टेनेबल है, डेफिनेट है, तो जो नेट इनकम होगी वो हम मेंबर्स को दे देंगे, मेंबर्स खुद टैक्स पे करें। अगर शेयर सर्टेनेबल नहीं है तो इनकम के ऊपर टैक्स जो होगा वो एएपी के प्रिंसिपल्स के मुताबिक कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये चीज आपने जहन में रखनी है। नाउ द लास्ट थिंग विच इज रिलेटेड टू द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, उसको देखते हैं और फिर हमारा थ्योरेटिकल डिस्कशन वगैरह इस चैप्टर से रिलेटेड और प्रॉपर्टी से और इन एसेट्स से रिलेटेड वो खत्म हो जाएगी। Now we are talking about transfer of assets। तो देखते हैं क्या है, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर इसको वाइंड अप करते हैं। कहते हैं जी, टैक्सेशन इन रिलेशन टू प्रॉपर्टी इनकम इज जनरली पेएबल बाय द पर्सन हु ओन्स द प्रॉपर्टी। ये एक हमारा बेसिक प्रिंसिपल है कि जो किसी प्रॉपर्टी को ओन करता हो, जो किसी प्रॉपर्टी का मालिक हो, जो किसी प्रॉपर्टी का मालिक हो, जो मालिक है उसी की प्रॉपर्टी इनकम होती है और वही उसके ऊपर टैक्स पे करता है। लेकिन कुछ मखसूस केसेस ऐसे होते हैं कि जहां पे रेंटेड प्रॉपर्टी जो होती है उसको टैक्स चोरी करने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। मतलब क्या किया जाता है कि अगर कोई मिस्टर ए प्रॉपर्टी ओन कर रहा है, वो इसका मालिक है, वो टैक्स से बचाने के लिए ये प्रॉपर्टी किसी और के नाम कर देगा और इनकम इसको आ रही होगी और इस बंदे के ऊपर टैक्स ही नहीं होगा। तो टैक्स अवॉइडेंस के लिए समटाइम्स क्या किया जाता है, प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर कर दी जाती है। इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए, इन चीज़ों को निगेट करने के लिए कुछ लॉ में इसके अगेंस्ट सेफगार्ड्स वगैरह इस्तेमाल हुए हैं। उनके बारे में ज़रा हम बात करते हैं कि लॉ इसके बारे में क्या कहता है और क्या नहीं कहता।
कहता जी वेयर एनी प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू एन अदर पर्सन, किसी भी बंदे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी गई, बट एसेट रिमेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफरर, लेकिन वो एसेट ट्रांसफरर के पास है। देखिए हमारे पास दो पार्टीज होंगी, हमारे पास दो पार्टीज होंगी, एक होगा ट्रांसफरर, एक होगा ट्रांसफरी। ट्रांसफरर जो ट्रांसफर कर रहा है, जो दे रहा है, ट्रांसफरी जिसको ट्रांसफर की जा रही है वो। एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड कर दी गई है किसी दूसरे बंदे को, ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, लेकिन प्रॉपर्टी अभी भी इसी के पास है, तो जो रेंटल इनकम होगी वो इसी की ट्रीट की जाएगी जो ट्रांसफर है। देन इन दैट सिनेरियो रेंटल इनकम ऑफ सच प्रॉपर्टी विल बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ ट्रांसफर, तो वो ट्रांसफर की इनकम ही क्या होगी, वो डिक्लेयर होगी, वो ट्रेड हो रही होगी। अब इसमें ट्रांसफर्स की भी हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, एक है रिवोकेबल ट्रांसफर और दूसरे होते हैं इररिवोकेबल ट्रांसफर। अगर हमारा ट्रांसफर जो है वो रिवोकेबल है, मतलब हम ट्रांसफर को रोक सकते हैं, हम प्रॉपर्टी को वापस हो सकती है। अगर रेवोकेशन हो सकती है, रेवोकेट का मतलब होता है मनसूख होना, मतलब कैंसिलेबल ट्रांसफर है। तो अगर कोई भी ट्रांसफर रेवोकेबल है तो उसकी इनकम हमेशा ट्रांसफरर की ही ट्रीट होती है, हमेशा। मतलब मिस्टर दानियाल ने मिस जारा को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, लेकिन उसको कहा गया कि ये प्रॉपर्टी जब चाहूं मैं तुमसे वापस ले सकता हूं, जब चाहूं ये प्रॉपर्टी मैं तुमसे वापस ले सकता हूं। अब ये क्या है, लाइक उसने कोई कंडीशंस पे प्रॉपर्टी दी हो, अब वो कंडीशंस फुलफिल ना हो तो वो बंदा प्रॉपर्टी वापस ले सकता है। अब ये जो ट्रांसफर है ये है रिवोकेबल ट्रांसफर, कि जब चाहे दानियाल जारा से प्रॉपर्टी वापस ले सकता है। तो जब तक ये ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफरर जो है दानियाल, अगर उस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम जनरेट होती होगी तो वो इनकम जारा की नहीं बल्कि दानियाल की ट्रीट हो रही होगी। लेकिन ये जो है रेवोकेबल ट्रांसफर, ये दो केसेस में अप्लाई नहीं होता, कि अगर आपका ट्रांसफर इररेवोकेबल है, मतलब नॉन कैंसलेबल है, वो कैंसिल नहीं हो सकता ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ट्रांसफरी, जिसको ट्रांसफर की गई है उसकी जिंदगी में वो कॉन्ट्रैक्ट, वो ट्रांसफर रिवर्स नहीं हो सकता, कैंसिल नहीं हो सकता। तो फिर उस केस में जो ट्रांसफरी होगी उसकी ही इनकम ट्रीट हो रही होगी। और कोई ऐसा ट्रांसफर आपने कर दिया है जिसमें से आपको कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट इनकम का नहीं मिल रहा, तो वो भी क्या होगा, आपका ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। मतलब ट्रांसफर तो कर दिया लेकिन आप उस प्रॉपर्टी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट नहीं ले पा रहे, तो फिर जो उसकी इनकम होगी जिसके नाम ट्रांसफर किया गया है वो ट्रांसफरी की ही ट्रीट होगी, ट्रांसफरर की इनकम ट्रीट नहीं हो रही होगी। जैसे एक दादाजी ने अपने पोते के नाम अपना एक घर कर दिया, अब पोता भी छोटा है, उसको रेंटल आ रहा है नहीं आ रहा, वो उसको बेनिफिट ही नहीं ले रहे, उन्होंने पोते के नाम ये अकाउंट बनाया हुआ, सारे का सारा पैसा वहां पे चला जाता है, वो उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो दादाजी हैं उस प्रॉपर्टी का बेनिफिट ले ही नहीं रहे। तो अब वो दादाजी की इनकम ट्रीट, वो ट्रांसफर जो है थे उनकी इनकम ट्रीट नहीं हो रही होगी। उसके बाद हम ट्रांसफर एक और केस में पढ़ के आ चुके हुए हैं, नॉन रिकॉग्निशन रूल में, जिसपे अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट ट्रांसफर होता है। तलाक होगी मियाँ बीवी में, मियाँ बीवी की तलाक हो जाए तो तलाक के बाद अगर मियाँ खावंद बीवी को एसेट ट्रांसफर कर दे तो ये भी ट्रांसफर ऑफ एसेट्स ही है। अब इस केस में जिसके पास एसेट होता है हम उसकी इनकम ट्रीट कर रहे होते हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई इनकम आ रही हो, जैसा कि हमने एक एग्जांपल की थी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में, वहां पे हमने देखा था। तो क्या इसको देखते हैं, कहता जी अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है अपनी स्पाउस को या माइनर चाइल्ड को, उस बच्चे को जिसकी उम्र 18 साल से कम है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। वो कहता है जी वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय अ पर्सन टू हिज स्पाउस, वो अपनी मौजूदा स्पाउस को, अपनी मौजूदा बीवी को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है या अपने किसी माइनर चाइल्ड को
वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है। अब यहाँ पे माइनर चाइल्ड है जो 18 ईयर से कम है, इसमें मैरिड डॉटर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाए वो इसमें नहीं आती, वो इसमें एक्सक्लूड होती है, वो इसमें एक्सक्लूड होती है। माइनर चाइल्ड को या बीवी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जाए या किसी भी और ऐसे बंदे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जाए जिसका बेनिफिट स्पाउस को या माइनर चाइल्ड को मिल रहा हो, ऐसा ट्रांसफर जो होगा उसकी जो प्रॉपर्टी इनकम होगी वो ट्रांसफर की इनकम ट्रीट हो रही होगी। लेकिन अगर आपने ये ट्रांसफर किया है इन कनेक्शन टू एन एग्रीमेंट लिव अपार्ट या किसी एडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए कोई आपने ट्रांसफर वगैरह किया है, तो फिर वो इनकम जो होती है वो ट्रांसफर की ट्रीट हो रही होती है। इस पॉइंट से रिलेटेड हमने एक सवाल किया था मिस हानिया वाला, आपके इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स में अंडर सेक्शन नॉन रिकॉग्निशन रूल में हमने ये सवाल किया था कि वो अंडर एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाए तो वो इनकम जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड थी वो हानिया की ट्रीट हो रही थी, ना कि ट्रांसफर करने वाली की। तो यहाँ पे ट्रांसफरी की इनकम बन जाएगी, लेकिन यहाँ पे इन दो लाइनों में जो इनकम होगी वो किसकी होगी, वो ट्रांसफर की इनकम ट्रीट हो रही होगी। उसके बाद अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर्ड की है, मतलब अगर प्रॉपर्टी एक्वायर की गई है ट्रांसफरी के फंड से तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। कहता है जी इफ द प्रॉपर्टी हैज बीन एक्वायर्ड बाय द ट्रांसफरी, ट्रांसफरी ने प्रॉपर्टी ली है विद द फंड्स प्रोवाइडेड बाय ट्रांसफर, जिसके फंड्स से ट्रांसफरर ने दिए थे, द ट्रांसफर विल नॉट बी कंसीडर्ड एज मेड फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो हम इसको ट्रांसफर नहीं मान रहे होते। दैट ट्रांसफर विल नॉट बी एक्सेप्टेड, इसको हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे इफ इट इज नॉट एविडेंस्ड बाय रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन, जब तक ये रजिस्ट्री के तहत या प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के तहत ट्रांसफर ना मांग लिया जाए। तो इसका मतलब अगर आप ट्रांसफरी जो है अगर वो ट्रांसफर से फंड लेके जो प्रॉपर्टी वगैरह लेता है तो वो ट्रांसफरी की इनकम में ट्रांसफरी की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी, वो भी किसकी मानी जाएगी, ट्रांसफर की मानी जा रही होगी। सिमिलरली बीवी जो है अपने खावन से पैसे लेके प्रॉपर्टी ले लेती है, कहती है प्रॉपर्टी मेरे नाम है, और बाद में वही प्रॉपर्टी ट्रांसफर खावन जो है बीवी के नाम कर रहा है तो वो नहीं माना जाएगा। कहेंगे भाई ये हमें साबित करो कि ये वाकई ही ट्रांसफर हुआ है, अगर आप ट्रांसफर साबित कर दोगे तो हम ट्रांसफर की इनकम रिकॉर्ड कर देंगे, अगर आप साबित नहीं कर पाओगे तो फिर ये ट्रांसफर की इनकम रिकॉर्ड नहीं होगी, बल्कि ये आपकी ही इनकम रिकॉर्ड होगी, ये आपका ही एसेट माना जाएगा। तो ये कुछ बातें थी ट्रांसफर ऑफ एसेट से रिलेटेड, इनको मतलब क्रैम करने की रट्टा मारने की कतई जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, जस्ट रीड देम 2 or 3 टाइम्स। कोई चीज़ मुश्किल लगे, कोई प्रोविजन समझ ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, जस्ट रीड देम फ्रॉम दैट स्लाइड्स, इन स्लाइड से पढ़ें, दैट्स इट, दैट्स सफिशिएंट फॉर यू। इसके अलावा कुछ भी आपको याद करने की, मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, रट्टा नहीं मारना। यू नो कि वी आर प्रेफरिंग कि हमने क्रैमिंग किसी चीज़ की नहीं करनी, रट्टा नहीं मारना, जस्ट ट्राई टू मेमोराइज, ट्राई टू लर्न द कंसेप्ट ऑफ दोज सेक्शंस, बाकी आपका हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी उससे रिलेटेड तमाम प्रोविजंस, ज्वाइंट ओनरशिप एंड व्हाट आर एओपी, एओपी की टैक्सेशन, एओपी के वेरियस मेंबर, सब कुछ हमारा कंप्लीट होता है। इसके न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो बिजनेस के साथ आपको नजर आ रहे होंगे, इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो भी बिजनेस के साथ आपको नजर आ जाएंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड ऑल रिलेटेड एरियाज व्हिच कैन अफेक्ट एसोसिएशन ऑफ पर्सन। If you have any question, then please let me know. Thank you.